वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे विद द रिवीजन ऑफ यूनिट 5 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, या जिसका दूसरा नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपकी बेसिकली मैक्रो का इक्विलिब्रियम निकालने का एक पूरा यूनिट है जिसमें आपके 3 चैप्टर्स होते हैं। ओके, बेसिकली जो मेन इसका बेस है वो आपका चैप्टर 1 में ही बन जाता है। ओके, आप नाम अगर देखो इसका तो ये नाम बोलता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आपने इसमें से 2 वर्ड्स तो पहले भी पढ़े हुए हैं विच आर ओनली डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन साथ में एक और वर्ड जुड़ गया विच इज एग्रीगेट। आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी है, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आप पूरी इकोनॉमी के लिए सारी चीजें ढूंढ रहे हैं। जब आप इकोनॉमी एज अ होल के लिए कुछ करते हैं, मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट नहीं, सारे प्रोडक्ट्स, सारे कस्टमर, सारे प्रोड्यूसर्स, जब आप ये करते हैं तो वो ADAS में काउंट होता है। ठीक है, जब हम माइक्रो कर रहे थे तब हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई का, जब हमारा माइक्रो में था तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता था, तब इक्विलिब्रियम आता था। माइक्रो में तब सिर्फ D एंड सिर्फ S वर्ड यूज होता था बिकॉज दैट वाज ओनली रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, तो D या अकेला S। ठीक है, लेकिन जब हम मैक्रो में आते हैं तो यही बिल्कुल सेम रहता है, बट दिस इज AD इज इक्वल टू AS। ओके, एक और जो फर्क रहता है माइक्रो एंड मैक्रो के इक्विलिब्रियम में, जब आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते थे दैट वाज विद रेफरेंस टू प्राइस। एवरीथिंग वॉज रिलेटेड टू प्राइस, की क्वांटिटी प्राइस, सप्लाई प्राइस। ठीक है, फिर कैसे इक्विलिब्रियम आएगा। बट जब आप मैक्रो कर रहे हो तो आप ये विद रेफरेंस टू इनकम पढ़ते हो हर चीज को। AD इज रिलेटेड टू इनकम। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि AD इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस, मैंने ये नहीं बोला। यस, डिमांड तो हमेशा प्राइस के साथ रिलेटेड रहती है, लेकिन मैक्रो ही उसको स्टडी नहीं करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि हम बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम ही थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। इट मींस इसमें हम हर चीज को इनकम एंड उसके साथ जुड़ने वाली एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट करते हैं। ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया इसमें मेन। फिर आता है कि यार ये जो आप ADAS का इक्विलिब्रियम निकालते हैं, ये सारे का सारा आप 1 साल पहले देख रहे हैं। मतलब ये जो आप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर करंट ईयर। ठीक है, दिस इज फॉर नेक्स्ट ईयर। मैम ऐसा क्यों, हम नेक्स्ट ईयर के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पूरे इकोनॉमी लेवल पे इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हो। मानो आप इस साल का इक्विलिब्रियम ढूंढो और वो डिस इक्विलिब्रियम आ जाए, आप करंट ईयर में ये ADAS कैलकुलेट करो और करंट ईयर में डिस इक्विलिब्रियम आ जाए। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब मान लो ये सिचुएशन आ जाए अगर, तो आप कब एक्शन लोगे इसको करेक्ट करने के लिए? आप इस साल में इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हो, नहीं आया इक्विलिब्रियम, आपको पता चल गया डिस इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो उसको करेक्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन ये साल तो निकल गया, आपने तो एंड में देखा कि डिस इक्विलिब्रियम आ रहा था, तो इसको करेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज आप लगाओगे वो तो वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम हमेशा जब ये इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं कि प्लान्ड क्या है। क्या हमें लगता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में अगले साल आ जाएगी या नहीं आएगी? अगर हमें लगता है कि इकोनॉमी डिस इक्विलिब्रियम में होगी तो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से या डिमांड कम होगी सप्लाई से। देन वी नीड टू मेक नेसेसरी पॉलिसीज टू करेक्ट इट। और यही आपके 3 चैप्टर्स हैं। आप पहले चैप्टर में इसका मतलब समझते हो, दूसरे चैप्टर में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हो कि कैसे आएगा, तीसरे चैप्टर में आप ये कहते हो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो डिस इक्विलिब्रियम आएगा, तो उसको करेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, सो बेसिकली अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम ADAS का मतलब पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। ओके, इफ वी स्टार्ट विद AD की फुल फॉर्म हम कर चुके हैं विच इज एग्रीगेट डिमांड। इट इज रिलेटेड टू इनकम। इनकम कहाँ पे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, अब यहाँ पे आपको अगला पॉइंट क्या पढ़ना है, ये जो AD आपको पढ़नी है वो बेसिकली आपको 3 सेक्टर्स में अलग अलग करनी है। ओके, ये 2 सेक्टर में इसकी डेफिनेशन कुछ और बनती है,
3 सेक्टर में इसकी डेफिनेशन कुछ और बनती है एंड 4 सेक्टर में इसकी डेफिनेशन कुछ और बनती है। मतलब AD इज इक्वल टू समथिंग इन 2 सेक्टर, इक्वल टू समथिंग इन 3, इक्वल टू समथिंग इन 3 सेक्टर, सब कुछ बराबर नहीं होता है। देखो 2 सेक्टर का मतलब कौन, हमने नेशनल इनकम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट की थी। 2 सेक्टर का मतलब मेन 2 सेक्टर्स विच इज हाउस होल्ड एंड, अब हम ये कहते हैं कि मैम एडी का मतलब क्या, एडी का मतलब खर्चा, डिमांड का मतलब खर्चा, एनी एक्सपेंडिचर, ओके। अब हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करेगा दैट विल बी डिनोटेड बाय सी, बिकॉज इसकी फुल फॉर्म होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं आई, विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मीन्स अगर हम बात करें एडी इन 2 सेक्टर इकोनॉमी देन दैट विल बी इक्वल टू सी प्लस आई। If we go to 3 sector economy, then we have household also, then we have producer also, then we have government also. Household के थ्रू किया गया खर्चा अगेन C, प्रोड्यूसर के थ्रू किया गया खर्चा अगेन I, G includes both C and I। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो कंजम्पशन का भी करती है एंड इन्वेस्टमेंट का भी करती है, बिकॉज गवर्नमेंट एक्ट बोथ एज अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो इसको अब डिनोट हम किससे करते हैं, इसको हम डिनोट जी से ही करते हैं। जी मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच विल इंक्लूड सी एंड आई ऑटोमेटिकली। तो एडी इन 3 सेक्टर इकोनॉमी विल बिकम सी प्लस आई प्लस जी। इन 4 सेक्टर इकोनॉमी वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स, या हम कहेंगे रो भी हमारे पास आ जाता है, एक्सटर्नल सेक्टर भी हमारे पास आ जाता है। तो बाकी सारा सेम रहता है। रो के लिए हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स का एक और इक्वेशन जुड़ जाएगा विच इज x माइनस m। तो ये आपको पढ़ना था, ओके। लेकिन अब हमारे सिलेबस में जो कवर्ड है दैट इज ओनली कि हमें 2 सेक्टर को इलेबोरेट करना है। आपको 3 एंड 4 सेक्टर को इलेबोरेट नहीं करना, बट मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज इन कभी कभी केस में 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ वगैरह पूछ लेते हैं, एडी इन 3 सेक्टर इंक्लूड, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं वो, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। इसके बाद जो हम डिटेल में करेंगे वो हम सिर्फ करेंगे एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 सेक्टर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सी एंड अदर इज आई। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड दिस बोथ आर प्लान्ड। ये हम अगले साल का देख रहे हैं, दिस इज प्लान्ड कंजम्पशन, दिस इज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ओके। सो हम पहले सी को पूरे तरीके से पढ़ेंगे एंड देन विल स्टडी अबाउट आई, ओके। तो स्टार्टिंग विद सी विच इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको एक और चीज बताई कि आप एडी को इनकम के रिलेशन में पढ़ रहे हैं, इट इज फंक्शन ऑफ इनकम, ओके। एडी इज रिलेटेड टू इनकम। ऑटोमेटिकली जो कंजम्पशन है, हम कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एक चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डजंट मीन्स ओनली खाने पीने का खर्चा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स एनी एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय हाउसहोल्ड्स। आपको अभी मैंने उसमें करवाया नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड याद करो। हम जब प्राइवेट फाइनल PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं तो हम उसमें बोलते हैं ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज, सारे चीजों का खर्चा आएगा एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउसेज, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में जरूर चला जाता है। डोंट टेक कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओनली मीन्स कि आप रोटी पे कितना खर्चा कर रहे हो, फूड पे कितना खर्चा कर रहे हो, नो। हाउस होल्ड के थ्रू किया गया हर खर्चा सी में इंक्लूड होता है, ओके। तो सी इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू इनकम एंड इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना आप कंजम्पशन को भी बढ़ाओगे। हालांकि एडी का प्राइस के साथ अगर हम देखेंगे तो इनवर्स रिलेशन बनता है। इसका मतलब क्या है, जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी डिमांड कम होएगी, उसके साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन इनकम के साथ
डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देन अगर हम इसका स्केड्यूल बनाएंगे तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इंटायर यूनिट में एक ही स्केड्यूल यूज कीजिएगा और आपको नंबर मिलने हैं स्केड्यूल को यूज करने के, अगर आपको फुल फ्लेज वहां पे थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो इनकम को हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं विद द इंक्रीज ऑफ 100। मैंने अपने लेक्चर्स में भी आपको यही वाला स्केड्यूल करवाया हुआ है और मैं वही वाला यूज कर रही हूं। ओके, इनकम के साथ अभी आपको किसको रिलेट करना है? कंजम्पशन को। यहां पे जो मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि इनकम लेवल 0 है तो क्या हम कुछ खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे हम, ठीक है। बहुत सारा सेक्शन हमारी इंडियन इकोनॉमी में ऐसा है जिसका इनकम नहीं है, ठीक है। माइनर्स का ले लो, तो क्या वो कुछ नहीं खाते हैं या कुछ भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो 0 लेवल पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा that is known as autonomous consumption and that is denoted by either C bar either by A। आप दोनों में से किसी के साथ भी इसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट, आप 0 लेवल पे जब इनकम कुछ नहीं थी तब आप मिनिमम 40 का खा रहे थे। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी थोड़ी सी बढ़ाओगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ाओगे। देखो, दिस इज नॉट अगेन रिलेटेड टू कि तुम कितना फूड खा रहे हो। इट मीन्स जैसे इनकम कम थी, ठीक है, तो गाड़ी की एग्जाम्पल लेते हैं या कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल लेते हैं। तब अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ, +1 में +2 में मेरे पास एक्टिवा थी, कारण क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम था, मिनिमम जो चाहिए था वो पेरेंट्स ने दिलवा दिया। इनकम बढ़ी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? मैंने शिफ्ट किया, दैट इज माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई शिफ्टेड फ्रॉम माई एक्टिवा टू कार। अब ये क्या है? इनकम बढ़ने के कारण मेरा खर्चा बढ़ा, ठीक है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि इनकम जब बढ़ेगी तो कंजम्पशन पक्का बढ़ेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पक्का बढ़ेगा, बट नॉट विद द सेम प्रोपोर्शन कि जितनी इनकम बढ़ रही हो। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? मेरी इनकम अगर 100 से बढ़ती है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अपना खर्चा बढ़ाऊंगी, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि मैं 100 से ही खर्चा बढ़ाऊंगी? थोड़ा बहुत सेव भी तो करूंगी अगर इनकम बढ़ेगी, अगर इंक्रीमेंट मिलेगा मेरे को, ठीक है। 100 से इनकम बढ़ती है तो मान लो कि मैं 80 से ही अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाती हूं एंड इट विल बी 120 एंड ये कांस्टेंट इंक्रीज रहता है, 200, 280, 360 एंड देन यू हैव 440। ये कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये कांस्टेंट क्यों रखा आपने? आपने इनकम में भी इंक्रीज 100 रखा, आपने सी में भी इंक्रीज कांस्टेंट रखा विच इज 80। दिस इज ओनली अजम्पशन। आप क्योंकि ये सारा केन्जियन थ्योरी कर रहे हो, ठीक है, ये केन्स की पूरी आप थ्योरी इक्विलिब्रियम की पढ़ रहे हो और केन्स एक चीज बोलता है कि जो भी चेंज इन इनकम, जो भी चेंज इन एक्सपेंडिचर आएगा, दैट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। दैट इज नॉट कांस्टेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ बट दैट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अभी इसी की डायग्राम बनाऊं, सिर्फ, आगे अभी बहुत कुछ रीड करना है, लेकिन फिर भी यहां पे इनकम लेवल आ जाएगा एंड यहां पे आप सी को प्लॉट करेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसका स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं मुझे कर्व में, और अभी आप मुझे कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है, इट मीन स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट ओरिजिन। ओरिजिन तब होता है जब 0 पे 0 हो, लेकिन 0 पे 0 तो है नहीं है। 0 पे कुछ है, 40 है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस। एक चीज तो क्लियर हो गई विच इज स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ये जो गैप है ये a है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम हमेशा कर्व में 2 चीजें स्टडी करते हैं। ऑलवेज इन एनी कर्व हमें 2 चीजों से लेना देना होता है। 1, इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, दूसरी इसकी शेप क्या जाएगी। टू स्टडी डायरेक्शन हमें रिलेशन स्टडी करना होता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, जिसके बारे में भी आप पढ़ रहे हो। अभी आपने कौन सी 2 चीजों को प्लॉट किया? बिल्कुल C एंड Y। आपको इन दोनों में रिलेशन स्टडी करना है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है। जब भी डायरेक्ट रिलेशन होएगा तो हमेशा अपवर्ड जाएगी, नॉट सीधी जाएगी। सीधी के पीछे कारण कुछ और होता है, ठीक है। जब आप शेप पढ़ रहे हो तब आपको स्लोप कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
शेप के लिए स्लोप, डायरेक्शन के लिए रिलेशन, ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। शेप के लिए जब हम स्लोप स्टडी करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला +1 में भी वही है, +2 में भी वही है, विच इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x. Now it's not delta y over delta x exactly, it's like change in variable which is measured on y axis over change in variable which is measured on x axis. जो आप y axis पे मेजर कर रहे हो उसका चेंज ऊपर रहना है, एंड जो आप x एक्सिस पे मेजर कर रहे हो उसका चेंज नीचे रहना है। और अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी लाइक डेल्टा c बाय डेल्टा y. इट विल बी लाइक दिस, डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा y. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि कंजम्पशन को आप कौन सी एक्सिस पे ले रहे थे? y. x को मैं सॉरी इनकम को मैं डिनोमिनेटर में क्यों ले रही हूँ? बिकॉज इनकम वॉज डिनोटेड ऑन x एक्सिस. जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं इट्स ऑलवेज लाइक न्यू माइनस ओल्ड, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो इसको ऐसे माइनस करके चलना है ऑलवेज, ऊपर से नीचे नहीं आना। तो हमारी जो यहाँ पे ये चेंज कैलकुलेट होगा वो कुछ ऐसा सेम कैलकुलेट होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो स्लोप निकल रही है, स्लोप का ही फॉर्मूला लगाया ना आप लोगों ने, जो स्लोप निकल रही है कंजम्पशन कर्व की वो सेम निकल रही है। क्या निकली? 80 डिवाइडेड बाय 100। अगर स्लोप सेम निकलती है, अगर स्लोप सेम निकलती है तो इट मींस लीनियर कर्व बनने वाला है। अगर ये स्लोप डिफरेंट होती तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर्व बनता, लेकिन ये स्लोप सेम निकली तो मतलब लीनियर कर्व बनेगा। ओके, अब मुझे ये पता है कि ऊपर को जाना है और मुझे ये भी पता है कि सीधा जाना है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। दिस इज माय सी कर्व। इज इट ओके? दूसरा नाम, स्लोप ऑफ सी कर्व इज नोन एज MPC. जब भी हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑलवेज मार्जिनल। जब हम टोटल क्या प्रोपोर्शन देखते हैं दैट इज ऑलवेज एवरेज। ओके, तो हमें यहाँ पे एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है विच इज ओनली C by Y, नॉट डेल्टा C by Y, जस्ट सी द डिफरेंस। जब हम डेल्टा C बाय डेल्टा Y को ऐसे लिख रहे थे तो इसका मतलब था मेरी 100 से इनकम बढ़ी, डेल्टा Y वॉज माई 100, एंड उस बढ़ी हुई इनकम में से मैं 80 का खा गई। लेकिन व्हेन आई डू C बाय Y इट डजंट मीन्स कितना बढ़ा कितना था, नो, इट मीन्स अभी तक कितनी इनकम थी, लाइक दिस, उसमें से कितना खाया। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। इट विल बी लाइक 40 डिवाइडेड बाय 0, इन्फिनाइट आएगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसका एपीसी का, बहुत ज्यादा है एपीसी। दूसरा बताओ क्या होएगा? 120 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी 1.2। नेक्स्ट बताओ 200 डिवाइडेड बाय 201, 280 डिवाइडेड बाय 300 कितना निकलता है? 0.993। 360 डिवाइडेड बाय 400 0.90। ओके, 440 डिवाइडेड बाय 500, ये एमपीसी वॉज कांस्टेंट बिकॉज हमने चेंज को एज्यूम किया था कांस्टेंट, लेकिन एपीसी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। एपीसी को स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैम व्हाट इज एपीसी? दिस इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट वाज एमपीसी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एपीसी के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। इट इज C बाय Y, टोटल C बाय टोटल Y। अभी तक कितनी इनकम थी उसमें से कितना खा गए? मुझे ये बताओ, न्यूमिनेटर की स्पीड ज्यादा है यहाँ पे या डिनोमिनेटर की स्पीड ज्यादा है? बढ़ तो दोनों रहे हैं, इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, बढ़ तो दोनों रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकम की बढ़ने की स्पीड ज्यादा है और आप उस हिसाब से तो कंजम्पशन को बढ़ा नहीं रहे हो। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़े लॉजिकल ऑपरेशंस लगाओ कि अगर रेशो में डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है बहुत तेजी से, न्यूमिनेटर उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, तो रेशो गिरेगी। रेशो मीन्स क्या होता है? न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतनी रेशो गिरती जाएगी, और यहां पे यही हो रहा है, रेशो गिर रही है। आप ध्यान दीजिए जरा,
ये बस आपको ये देखना है, रेशो गिर रही है, रेशो गिरने का मतलब एपीसी गिर रही है। एपीसी मैम क्यों गिर रही है? बिकॉज एपीसी टोटल इनकम में से कंजम्पशन का पार्ट निकालती है और कंजम्पशन का पार्ट इनकम में से कम होता जा रहा है। आप बाकी का पार्ट क्या कर रहे हो? सेव कर रहे हो। तो ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज है ये कम होती जा रही है, तो एपीसी कीप्स ऑन फॉलिंग। इज इट ओके? यहाँ ये क्लियर है चीज। एमपीसी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज अबाउट योर सी कर्व। ओके, सी कर्व में एक और चीज जो कवर करनी है, दैट इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब आपको दिया कुछ नहीं हुआ, उन्होंने एक ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या कहती है कि आप C निकाल सकते हो एट एनी पॉइंट। अगर आपको कुछ चीजें पता हो, आपको A पता हो, A का हमेशा मतलब ऑटोनमस या जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कितनी कंजम्पशन, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में 40 थी। B मीन्स स्लोप, स्लोप किसकी? जिसके बारे में पढ़ रहे हो। C के बारे में पढ़ रहे हो तो C का MPC, एंड Y मीन्स एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम। आपको ऑटोनमस कंजम्पशन दी जाएगी, आपको B दिया जाएगा, आपको Y दिया जाएगा, एंड आप वहां पे क्या निकाल सकते हैं? C। इसका सिंपल मतलब अगर इक्वेशन का समझने चले तो ये है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कुछ ना कुछ मिनिमम खा रहे थे, जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो आप कुछ ना कुछ इस मिनिमम कंजम्पशन में ऐड करेंगे, एंड दैट डिपेंड अपॉन चेंज। इतनी इनकम चेंज होती है तो आप इतना खाते हैं, इतनी इनकम चेंज होगी तो इतना खाओगे, एक्चुअल इनकम पे कितना खा रहे हो, तो दैट इज योर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर है? ओके है? यहाँ पे एक और जो पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो लास्ट पॉइंट इसका, एंड दैट इज दिस। जहां पे y और c बराबर हो रहे हो, y and c, it is not AD and AS, this is known as BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब APC is 1, APC 1 का मतलब जितना कमाया सब खा गए, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ये बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका AD का कौन सा आता है? इट्स I, एंड I का मतलब क्या है? बहुत इजी है ये तो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो तरीके की होती है, वन इज इंड्यूस्ड एंड अदर इज ऑटोनमस। देखो, इंड्यूस्ड का मतलब होता है विच इज मोटिवेटेड बाय समथिंग, इनकम बढ़ेगी तो तुम इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे। ऑटोनमस का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, आपको इतना तो करना ही करना है। इंड्यूस्ड का मतलब जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज फंक्शन ऑफ इनकम और फंक्शन ऑफ समथिंग। ऑटोनमस का मतलब इन्वेस्टमेंट इज नॉट फंक्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो अगर हम इसके कर्व की तरफ चलेंगे तो ये कुछ ऐसा जाता है, यहां आपने इनकम ली, यहां आपने इन्वेस्टमेंट ली, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे इनकम इन्वेस्टमेंट, इनकम जीरो होगी तब भी इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। मैंने बोला ना ऑटोनमस है, ऑटोनमस का मतलब जब इनकम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही तो जीरो लेवल पे भी करनी पड़ेगी। तुम्हें कुछ नहीं भी इनकम आ रही तब भी तुम्हें कोई मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इट विल बी लाइक दिस। बेसिकली ये जो ऑटोनमस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है दिस इज डन बाय गवर्नमेंट, एंड ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है दिस इज डन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। मतलब हमें तो इंड्यूस्ड लेनी चाहिए, लेकिन केन्जियन थ्योरी में वो मानता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनमस वाली है, जीरो पे जितनी होएगी वही रहेगी, इट विल नॉट इंक्रीज। ये हमारी एक एजम्पशन है। इज इट ओके? ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अगर इंड्यूस्ड की मैं बात करूं तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। याद है आपको कौन कौन सी?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, MEI, ROI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये तुम्हें कमा के कितना देगी, ये तुम्हें मान लो 10% कमा के दे रही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जितने पे तुमने ब्याज लिया है ये 12% है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि तुम्हें नुकसान ज्यादा हो रहा है, तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, और अगर वाइस वर्सा ले लें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ विल कंपाइल दिस, तो ये कुछ ऐसा बना, इनकम 0, 100, 200, 300, 400 and 500, and then you have C 40, 120, 200, 280, 360 and 440. I 40, 40, 40, 40, 40 and 40. Can you calculate AD from here? AD कैलकुलेट हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। AD इज इक्वल टू C प्लस I। 80, 160, 240, 320, 400 and 480। अगर आप AD को भी देखो तो AD का बिहेवियर पूरे का पूरा C के जैसा जा रहा है। कैसे? इसका मतलब क्या है? कितना कितना इंक्रीज हो रहा है? 80 से इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो गया? जितना C में इंक्रीज था उतना ही AD में भी इंक्रीज है, कारण जो AD का दूसरा कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट बैठा है। तो अब यहां पे अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, AD की कंबाइन, यहां पे गई इनकम, यहां पे C भी जाएगा, I भी जाएगा एंड AD भी जाएगा। जीरो लेवल पे कंजम्पशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी लाइक दिस, यस और नो? ये किसका कर्व है? C का। अगर मुझे I अकेला देखना है इट विल बी लाइक दिस। मैम क्या ये मैं C और I का जो पॉइंट होता है, C और I का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या ये सेम आता है? नो नो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैम आपने सेम क्यों लिया? बताओ। क्योंकि मैंने डाटा में ये लिया था। आप जो डाटा में दोगे आप वही प्लॉटिंग करेंगे। ये दिखने में थोड़ा सही लगता है, अदरवाइज ये कुछ दो तरीके से और बन सकता है। C यहाँ गया, I यहाँ गया, ऐसा भी जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ये 20 था, ये नीचे भी जा सकता है। अच्छा, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये बनाया जाता है क्योंकि दिखने में थोड़ा सही लगता है, तो यही केस कवर हम करवा देते हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है ये होगा। इतना समझ में आता है पॉइंट? ओके, चलो AD कैसे बनना है? C और I को ऐड करके बनना है, बाकी तो समझ में आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 40 ही C था, 40 ही I था, तो AD तो 80 से स्टार्ट होगा ना भाई। AD का स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों के जैसा सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों को मिलके AD ने बनना है। तो AD बड़ा होगा C और I दोनों से, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज AD। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये दोनों का जो गैप है, क्या ये हमेशा पैरेलल रहता है? यस, बिकॉज AD और C का डिफरेंस I लेके आता है एंड I इज कांस्टेंट, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपने गलत मलत नहीं बनाना कि नीचे से कम हो रहा है फिर बाद में बढ़ गया, तो कब गलत हो जाएगा। ये हमेशा पैरेलल रहेंगे AD एंड C कब, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप सेम रहता है। आई होप AD का कंपोनेंट क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब वैसे तो अगर हम देखें तो कितने गुड्स बन रहे हैं, है ना, कितनी प्लान्ड प्रोडक्शन है नेक्स्ट ईयर में, कितना बनाने का प्रोड्यूसर्स सोच रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसे कि हमने नेशनल इनकम में पढ़ा है कि देयर इज अ ट्रिपल आइडेंटिटी,
जितनी प्रोडक्शन होती है उतना ही इनकम जनरेशन होता है। तो अब हम इसको फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे, फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। जितनी इकोनॉमी में सप्लाई होगी उतनी ही इनकम भी जनरेट होगी। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इट विल बी नॉट बी प्रोडक्शन, इट विल बी वाई, एस इज इक्वल टू वाई। जितनी इनकम होगी उतनी ही सप्लाई हुई होगी। हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, हमारा स्टडी करने का तरीका अलग है। पढ़ हम एस ही रहे हैं, बट पढ़ कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से रहे, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अब कहते हैं जो इनकम होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी में उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इनकम कमाता कौन है, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर। चाहे टू सेक्टर इकोनॉमी है लेकिन इनकम तो एंड में प्रोड्यूसर से भी हाउस होल्ड को ही जाती है। इनकम कमाते सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड इनकम को दो ही चीजों में बाइफरकेट करता है, या तो कंजम्पशन करेगा या तो सेविंग्स करेगा। डोंट टेक इट एज आई, क्योंकि आई का काम प्रोड्यूसर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यू नीड टू स्टडी ओनली अबाउट एस विच इज सेविंग्स। और मैंने आपको ये बताया था कि इसके लिए आपको अलग से कर्व याद करने की जरूरत नहीं है। अगेन अगर हम वही वाला स्केड्यूल बना दें और अगर हमें कंजम्पशन का डाटा याद है तो ऑटोमेटिकली एस निकल जाएगा, बिकॉज वाई माइनस सी इज इक्वल टू एस। 40, 120, 200, 280 एंड 360। क्या हम दोनों को माइनस करके सेविंग्स निकाल सकते हैं? लॉजिकल है ना यार। इनकम कमाई 100, कंजम्पशन किया 120, सेविंग हुई नहीं, उल्टा डिस सेविंग हो गई। ठीक है, सो सेविंग विल बी माइनस, बस और कुछ नहीं है। यहां से आपको एक मेजर पॉइंट जो देखना है वो ये है कि जब आपकी इनकम ज्यादा है, सॉरी इनकम कम है एंड कंजम्पशन ज्यादा है, तब आपकी सेविंग्स पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है ना बात? इनकम तो है नहीं फिर भी खर्चा कर रहे हो, सेविंग कैसे हो जाएगी? आप तो किसी से लोन ले रहे हो। एक लेवल ऐसा आएगा जब इनकम बढ़ जाएगी लेकिन कंजम्पशन उस स्पीड से बढ़ नहीं रही, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। नाउ दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम, है ना? है ना? ये गलती नहीं करनी। ये नहीं है कि जहां पे दो चीजें बराबर आ गई वो इक्विलिब्रियम हो गया। मैं ऊपर तो बता के चुकी हूं आपको, जितना कमाया उतना सब खा गए। दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, दिस इज अगर इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है तो ऑब्वियसली बाकी सेविंग्स जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो आपको यहां पे ये चीज देखना है कि जो सेविंग्स हैं वो बढ़ रही हैं। ये नहीं देखना मैम 40 से 20 हो रहा है, ये तो माइनस का 40 है फिर माइनस का 20 हो रहा है। माइनस का नंबर जितना बड़ा उतना छोटा, जितना छोटा होता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। सो ये इंक्रीज पे है। इतनी बात समझ में आई? इसको हम क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? बीईपी। तो यहां से हमें यह पता चल जाता है कि बीईपी होने से पहले सेविंग का कर्व नेगेटिव एरिया में रहेगा। लेकिन अब जाएगा कैसा? डायरेक्शन किधर को होगी? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये कैलकुलेट करना है। यहां पे इनकम आएगी एंड यहां पे सेविंग का कर्व आएगा। आपको अगेन दो चीजें स्टडी करनी है। कौन कौन सी दो चीजें स्टडी करनी है? डायरेक्शन किधर को जाएगी एंड शेप क्या होने वाली है ना? तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? एस एंड वाई का रिलेशन स्टडी करके। शेप कैसे पता चलेगी? स्लोप कैलकुलेट करके। स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई कैलकुलेट करके। होता है ना ये? ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी है एस और वाई की? जैसे ही इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स किधर को जा रही हैं? बढ़ रही हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? नेगेटिव, ऊपर को जाएगा। दोनों बढ़ रहे हैं तो ये किधर को जाएगा? कर्व अपवर्ड जाएगा। लेकिन अभी स्लोप कैलकुलेट करनी बाकी है, विच इज डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा एस ये अब ये दिक्कत यहां पे ये आती है, बच्चों ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि पहले पॉइंट पे डेल्टा एस आ कितना रहा है। क्यों नहीं होता भाई? चेंज कैलकुलेट करना है
-20 माइनस -40, यही तो करना है, डिवाइडेड बाय 100। ऑटोमेटिकली क्या बन गया, -20 + 40, तो क्या बनी रेशो, 20 डिवाइडेड बाय 100। क्या निकल के आया बताओ, 0.20। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, ओके। फिर 0, ध्यान से सुनना है, 0 -20, माइनस में नहीं आएगा एमपीएस, ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 -20, तो अगेन 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.20, तो ये हो गया। स्लोप कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब किधर को जाएगा, लीनियर जाएगा, तो इसका कर्व कुछ ऐसा ही बनेगा, ये सेविंग कर्व है। इससे आपको बहुत कुछ इंटरप्रेट करना है। ये पॉइंट कौन सा है, बीईपी, ये पॉइंट कौन सा है, डिस सेविंग, ये पॉइंट कौन सा है, सेविंग। आपसे बड़ी बार पूछा जाएगा इस एरिया में क्या हो रहा होगा, इनकम ज्यादा होएगी या कंजम्पशन ज्यादा होएगी, इनकम ज्यादा होएगी, तभी पॉजिटिव एरिया में आ रही है सेविंग। और इस एरिया में क्या हो रहा होगा, इनकम कम होएगी। इसका नाम एमपीएस, एमपीएस की फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सिमिलरली यू नीड टू कैलकुलेट एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला इज S/Y, ठीक है। कैलकुलेट करो, पहले वाला नहीं निकलेगा। दूसरा -0.20, नेक्स्ट चलो 0, नेक्स्ट चलो 20 डिवाइडेड बाय 300, कितना आएगा निकाल के बताओ, ओए 0.06। 360 डिवाइडेड बाय 400, 40 डिवाइडेड बाय 400, 0.10। अब अगर हम यहां पे देखें तो एपीएस बढ़ रही है, देखो ना, लॉजिक लगाओ, इनकम बढ़ रही है, सेविंग भी बढ़ रही है, लेकिन सेविंग यहां पे बाद में जाके ज्यादा बढ़ेगी। इनकम में से आप कंजम्पशन तो उस स्पीड से बढ़ा नहीं रहे हो, है ना। देखो इनकम के 2 पार्ट थे, ऐसे समझो थोड़ा सा, या तो सी करना था या तो एस करना था। सी की स्पीड स्लो थी, एस की स्पीड तेज है, तो जो एस वाला प्रपोर्शन आप निकालोगे वो बढ़ेगा। इनकम वाला जो आपने प्रपोर्शन ऊपर निकाला था कंजम्पशन वाला, वो कम हो रहा था, क्योंकि आप कंजम्पशन की स्पीड उस हिसाब से बढ़ा नहीं रहे थे। आपको ये याद रखना है, एपीसी फॉल होता है, एपीएस इंक्रीज होता है, और एमपीसी एमपीएस कांस्टेंट रहते हैं। दैट्स इट, क्लियर होती है बात, ओके। अच्छा, अब जैसे कि हमने लीनियर फंक्शन कंजम्पशन का किया था, वैसे ही आपको सेविंग्स का भी करना है। फिर हम कंबाइन करेंगे लीनियर फंक्शन सेविंग्स का, डायरेक्टली नहीं करना है, इसको हम इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। ये सिंपली क्या कहते हैं, आपने क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्या हमें c का फंक्शन पता है, a प्लस बी वाई पता है हम लोगों को, ओके, प्लस एस। अब हम क्या करें, हमें सेविंग्स का फंक्शन चाहिए। अब हम जो चीजें हमें एक साइड पे चाहिए हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, बाकी को इधर रहने देंगे। क्या हो जाएगा, y माइनस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस, यही हो गया। तो s इज इक्वल टू माइनस ए माइनस वाई या प्लस वाई को कॉमन निकाल लो, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस बी। तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। और इसका मतलब क्या है, पहले ये बताओ इसका मतलब क्या है, जीरो इनकम पे सेविंग। क्या जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग नेगेटिव आ रही थी, यस। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी क्या आप सेविंग्स बढ़ा रहे थे, यस। किसके ऊपर डिपेंड करती है, एमपीएस के ऊपर डिपेंड करती है। एमपीएस कैसे निकलता है, अब यहां से ये वाला पॉइंट मुझसे समझना है, ये कैसे आया। एक रिलेशन होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कहते तुम्हारी 1 रुपये आमदनी बढ़ी, उसमें से तुम 0.80 का खा गए, 80 पैसे का खा गए। हमेशा आपने 0.80 को
कांस्टेंट रखा था या नहीं रखा था? बैलेंसिंग फिगर इज ऑलवेज सेविंग वाला। तुम्हें ये पता है, ध्यान से सुनिए बात, तुम्हें ये पता है हमेशा 1 रुपए से इनकम बढ़नी है, उस 1 रुपए से हमेशा 80 पैसे का हम खा जाएंगे, कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमेशा सेविंग में 20 पैसा ही जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलती है। तभी तो यहां पे एमपीएस भी क्या आ रहा था? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट आया? बिकॉज एमपीसी वाज कांस्टेंट, और ये तो बैलेंसिंग फिगर है। एक चीज तुमने डिसाइड कर ली तो दूसरी चीज अपने आप निकलनी है और वो सेम ही आएगी। 2 चीजें सेम है, तीसरी बैलेंसिंग फिगर हमेशा सेम नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी तीसरी बैलेंसिंग फिगर सेम। ओके, एमपीसी इज डिनोटेड बाय बी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। बताओ एमपीएस कितना बना? 1 माइनस बी। ठीक है, ओके। अगर हम इसको अब कंबाइन कर दें, y 0 100 200 300 400, हमारे पास कंजम्पशन था 40 120 200 280 360, एंड हमारे पास सेविंग्स थी -40 -20 0 20 40। C प्लस एस को करके हम एस निकाल देते हैं। वैसे बड़ी बार एस निकालने की आपको जरूरत नहीं भी पड़ेगी, वो भी मैं बता दूंगी क्यों, पर अभी आप एस निकालो। एस कैसे निकलता है? C प्लस एस करके। ठीक है, निकालो। 0 100 200 300 400। मैम ये तो एस और वाई बराबर आ गया, मैंने तो शुरू में ही बता दिया था कि जितनी सप्लाई करोगे उतनी इनकम जनरेट होएगी। इसलिए आप अपने न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि बड़ी बार एएस का कर्व दोबारा से या शेड्यूल बनाया भी नहीं जाता, वो वाई के ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, भाई यही एएस है। ठीक है, अगर हम एएस का कर्व बनाए कंबाइंड, कैसा जाएगा? यहां पे जाएगी इनकम एंड यहां पे जाएगा सी भी, एस भी एंड एएस भी। This is C, this is S। इन दोनों को ज्वाइन करके एस का कर्व बनना है। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखेंगे, जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही नेगेटिव पार्ट जाएगा। इसका यहां से स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए। इसका मतलब क्या है? पहले मुझे ये बताओ, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव जाएगा, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, जितनी तुम ऑटोनॉमस कंजम्पशन करोगे उतना ही तो तुमने लोन लिया होगा, उतनी तो डिस सेविंग कर रहे होगे। इसका नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा। और इसको अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखो इसका मतलब क्या है। इस पार्ट पे क्या हो रहा है? इस पार्ट पे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसी वजह से सेविंग नेगेटिव में, तो मतलब इनकम कैसा होएगा? कंजम्पशन से इनकम कहां पे रह रहा होगा? कम रह रही होगी। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है? ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसको यहां पे बहुत कुछ देख के आपको बनाना पड़ना है। यहां का मतलब है कि S 0 है। S 0 का मतलब इस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन मिलने चाहिए, इधर उधर नहीं करना है इसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं? कब होता है सेविंग 0? जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा। अगर आप कर्व इधर उधर कर दोगे तो वो तो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे जाएगा ऊपर को। समझ में आती है बात या नहीं आती है? ठीक है, तो इनकम का जो कर्व है या एएस का कर्व है वो किसके साथ इंटरप्रेट करना है? वो कुछ ऐसे जाएगा। और ये तब तक कंजम्पशन से, अगर मैं इसको कंजम्पशन के साथ रिलेट करूं, ये रहा, ये सी है, मान लो यहां पे क्या हो रहा होगा बताओ? यहां पे सेविंग 0 हो रही होगी। क्यों हो रही होगी यहां पे सेविंग 0? बताओ बताओ, क्यों हो रही होगी? क्योंकि ये वाई एक्सिस से यहाँ पे जो इनकम लेवल है या कंजम्पशन लेवल है दैट इज मोर देन इनकम, एंड सेविंग्स डिस सेविंग में कन्वर्ट हो रही थी। जैसे ही यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ और सेविंग आपकी 0 आ गई, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ने लग गई और कंजम्पशन
कम होना शुरू हो गया, वैसे ही सेविंग वाला पार्ट ऊपर को बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। इज इट ओके? ठीक है। और देखिए कौन सा पॉइंट है पहले चैप्टर में जो कवर नहीं हुआ, एक बार नजर मारो। स्लोप, इन्वेस्टमेंट, कंपोनेंट्स, कंसेप्ट ऑफ एएस, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ब्रेक इवन, एपीएस, एमपीएस, रिलेशन, ड्राइवेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके, व्हाट डू मीन बाय एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट? प्लान्ड एंड एक्स पोस्ट एक्चुअल। ठीक है, मतलब एक्चुअल वाली। ओके, थोड़ा सा कर लेते हैं नेक्स्ट, सारा तो नहीं कवर होगा, थोड़ा सा कर लेते हैं जितना हमारे पास टाइम है। अब यहाँ पे आपको जो ये चीज समझनी है कि ये जो आप इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, ये कौन सा निकाल रहे हैं? शॉर्ट रन का निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप बहुत चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो वो शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है कि आप उन चीजों को कांस्टेंट मान के चले। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज AD इज इक्वल टू AS। अब चलिए आगे चलते हैं। AD इज इक्वल टू AS इज वन अप्रोच जो आपको इसमें कवर करनी है। ठीक है, यू नो कि AD इज इक्वल टू C प्लस I एंड AS इज इक्वल टू C प्लस S। C से कट हो गया, तो अगर I और S भी बराबर हो जाए, मतलब जितनी लीकेज हुई उतना इंजेक्शन दोबारा से हो जाए, तो आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर हम इसको स्टडी करते हैं AD AS को, तो अगेन आपको वही वाला स्केड्यूल करना है जो अभी हम करके आए हैं खत्म। ठीक है, उसी स्केड्यूल के साथ आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना है। ओके, कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360 एंड आई लिखने की, चलो लिख लो कोई बात नहीं, 40, 40, 40, 40, 40। कैलकुलेट AD 80, 160, 240, 320, 400। कैलकुलेट S आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। कैसे होएगा? Y माइनस C कैसे होएगा? -40, -20, 0, 20, 40। कैलकुलेट AS विच इज C प्लस S। कैलकुलेट 0, 100, 200, 300 एंड 400। अब आपके लिए जो रेलिवेंट कॉलम हो गया वो एक ये हो गया और एक ये हो गया। आपको ये बताना है कि किस लेवल ऑफ इनकम पे हमारी इकोनॉमी बराबर आने के चांस है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहीं आ भी रहा है? हाँ आ रहा है, ये रहा। बिकॉज हेयर AD 400 थी एंड उधर से सप्लाई भी होने के चांस 400 ही हैं। ठीक है, एक और लेवल ऑफ इनकम ले लेते हैं ताकि स्टडी करना इजी हो जाए। कंजम्पशन 440, 40, 480 एंड इनकम है 60 एंड इट विल बी 500। चलो यार ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, वो कहते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था? AD क्या हो रही है? हाँ यस, AD ज्यादा है, बाद में AD कम हो रही है। इसको पूरे मैकेनिज्म को आपको समझना है। देखो क्या हो रहा था, पहले इनकम लेवल कम था। ठीक है, तो सोचा गया था जो प्लान्ड आउटपुट थी वो कम थी। क्यों प्लान्ड आउटपुट कम थी? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि लोगों के पास इनकम तो है नहीं है, तो वो सप्लाई वो प्रोड्यूस करके क्या करेगा, सामने से डिमांड आएगी नहीं। बट हो क्या गया, डिमांड आ गई। उसने उतनी सप्लाई की नहीं थी। बताओ क्यों नहीं की थी उसने उतनी सप्लाई? इनकम कम थी, उसको लगा लोग कुछ मांगेंगे ही नहीं। बट क्योंकि डिमांड में ऑटोनोमस वाला पार्ट रहता है जिसमें से कुछ पार्ट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिमांड को ज्यादा कर गया। इससे मोटिवेट होके, इस चीज से मोटिवेट होके प्रोड्यूसर ने नौकरियां देनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही नौकरियां देने स्टार्ट की, लोगों का इनकम लेवल बढ़ना शुरू हो गया। इनकम लेवल बढ़ना शुरू हुआ, सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई। डिमांड तो चलो बढ़ ही रही है, लेकिन अब सप्लाई के बढ़ने की स्पीड तेज है, डिमांड के बढ़ने की स्पीड तेज नहीं है, क्योंकि कुछ पैसा लीक हो रहा है।
बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये क्या है? ये किसका कर्व था? एस। ये किसका कर्व था? ए डी। व्हाट्स दिस? इक्विलिब्रियम। यही है ना? ठीक है, मैं आपसे जो बात कर रही हूं वो मैं इस लेवल की बात कर रही हूं। एक ये यहां पे क्या हो रहा है? जीरो लेवल पे क्या हो रहा है? उसने कुछ सप्लाई ही नहीं की। उसको क्या लगा था कि लोग मांगेंगे ही नहीं, लेकिन लोगों ने कितना मांग लिया? जितना उनको मिनिमम खाने के लिए चाहिए। इससे मोटिवेट होके उसने इनकम लेवल को बढ़ाना शुरू किया। यहां पे आप इनकम एम्प्लॉयमेंट कोई तो प्लॉट करते हो। उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी शुरू की, आउटपुट बढ़ना शुरू हो गया, इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई, तो सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई। दिख रहा है आपको सप्लाई के बढ़ने की स्पीड? दिख रही है तो दोनों ही कर्व ऊपर को, लेकिन एक बड़ी तेजी से जा रहा है और एडी थोड़ा फ्लैटर है। एडी की स्पीड थोड़ी कम है। पहले गैप देखो कितना ज्यादा था, बढ़ दोनों ही रही है, लेकिन एएस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, एएस थोड़ी कम स्पीड से बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच का गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन प्रोड्यूसर को ये रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बेल नहीं लगी हुई इकोनॉमी में कि बजने लग जाएगी जब इक्विलिब्रियम आएगा। जो प्रोड्यूसर है वो तो अपनी स्पीड से सप्लाई को बढ़ाने में लगा हुआ है। देखो स्पीड देखो जरा, उसको थोड़ी पता है कि इक्विलिब्रियम आ गया। उसको तो ये लग रहा है कि एडी बढ़ रही है, ठीक है, मैं और सप्लाई को बढ़ाता जाऊं। उसको रियलाइज कब होगा? जब वो यहां पे पहुंच जाएगा, जब उसका स्टॉक पाइल्ड अप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो डिमांड कम है यहां पे, सप्लाई ज्यादा है, यहां पे स्टॉक पाइल्ड अप होना शुरू हो गया, लोग खरीद नहीं रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी एंड इकोनॉमी बैकवर्ड को मूव करेगी। आपको यहां पे याद रखना कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। एडी जब मोर देन एएस हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक कम पड़ गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल अभी बढ़ेगा, इनकम लेवल लोगों का बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? स्टॉक ओवर पाइल्ड अप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, इकोनॉमी बैकवर्ड को शिफ्ट करेगी। आपको इसमें मेन ये चीजें याद करनी है। बाकी जो इसकी सेकंड अप्रोच है वो हम कल कवर करेंगे, आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। इतना रीड करके आइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।